तो मेरा सर एक और सवाल है आपसे कि अगर ऐसे केसेस में कई केसेस देखे गए हैं जिनमें ग्रेचुइटी का पैसा मारा जाता है, जैसा कि आपने बताया कि आप कोर्ट तक जा सकते हैं, इसके लिए कानून है, प्रावधान है, लेकिन फिर भी कई लोगों को पता नहीं होता है, जिसके कारण वो अपना हक खुद जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक वो उसका फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। तो ऐसे में लोगों को क्या करना चाहिए सर एज ए एक्सपर्ट, क्योंकि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आपके पास भी ऐसे कई केसेस आते होंगे, तो आपको पता होगा कि इसमें मतलब इसकी लीगलिटीज़ दाव पेच क्या हो सकती है। देखिए, हम चीज को बहुत क्लियरली समझना है कि ये वो वाली बात है कि अगर कोई कहे कि वो एक रोड के ऊपर जा रहा है और उसको पता नहीं कि रेड लाइट बीच में आती है और उस पर रुकना होता है या नहीं रुकना होता है, तो मेरा ये पॉइंट है कि इसमें बहुत जरूरी ये है कि एम्प्लॉय जो है, जिस टाइम वो एम्प्लॉयमेंट के अंदर आता है, उसको क्या बेनिफिट्स जो है एम्प्लॉयर से मिलेंगे और उसके क्या राइट्स हैं, इसके बारे में उसको जो है इंफॉर्मेशन होना अपने आप ही बाय वे ऑफ अवेयरनेस बहुत जरूरी है। और इसके लिए वो जो है एक ईपीएफओ की जो साइट है, जो हमारे जो उनकी वेबसाइट है, उसके ऊपर भी जाके एफएक्यूज पे अगर जाके वो देखेंगे तो उसके ऊपर एक एक चीज जो है बहुत डिटेल्ड के अंदर एक्सप्लेन्ड है कि किस सिचुएशन के अंदर कहां पे जो है अगर कोई एम्प्लॉयर जो है अगर वो अपने ड्यूटीज से पीछे हटता है पेमेंट्स में या डिले करता है, तो उसमें एम्प्लॉय जो है उसके बाद क्या राइट्स हैं, अपने जो उसको राइटफुली जो चीज उसका हक बनता था अगर वो नहीं मिला है तो उसको फाइट कर लेंगे। जी सर, मेरा एक ग्रेचुइटी से एक आखिरी सवाल है कि अगर मान लीजिए कि मैंने ग्रेचुइटी लिया, आप जैसा आपने बताया कि क्योंकि हम जो भी शो करते हैं वो आम जनता से जुड़े शो करते हैं ताकि उनको बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ नहीं पता होती है, तो वो पहले पता लगे। जैसा कि आपने बताया कि वेबसाइट पे एफएक्यूज़ हैं, आप उस पर जाके देख सकते हैं। इसी तरह ईपीएफओ की वेबसाइट अब इतनी ट्रांसपेरेंट हो गई है कि आप वहाँ जाकर कुछ भी पता कर सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग इज़ देयर। तो लेकिन लोगों को पता नहीं होता है। तो सर ये तो ग्रेचुइटी के लिए क्लियर हो गया। कल एक और अच्छी खबर आई सरकारी कर्मचारियों के लिए कि जिस यूपीएस की डिमांड बड़े दिन से हो रही थी उस पर कल सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि 1 अप्रैल से लागू होगा। तो सर जरा इसका बताएंगे यूपीएस के बारे में कि इससे क्या फायदा मिलेगा, कैसे क्या बदलेगा, स्ट्रक्चर क्या होगा। देखिए, यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो है, एक चीज हमें बहुत क्लियरली समझना है कि ये एक बोन ऑफ कंटेंशन रहा है इन द पास्ट कि कई बार एम्प्लॉइज को ये लगता था कि ये हमारा राइटफुली हमें चीज मिल पाएगी या नहीं, और मिलेगी तो कितनी मिलेगी। तो मेरे हिसाब से अब जो गवर्नमेंट ने जो रूल्स ड्रॉ करे हैं उसके हिसाब से हम ये देखेंगे कि, और जैसे मैंने अभी बताया कि ईपीएफओ जो हमारी उनकी वेबसाइट है, देखिए हमें ये समझना है कि डिजिटाइजेशन के बाद जो है इस साइट तक को भी जो है बहुत ज्यादा यूजर फ्रेंडली कर दिया गया है। और उसमें हम ये देखेंगे कि एक एम्प्लॉय को अगर किसी भी तरीके के क्वेश्चंस या इश्यूज या कोई क्लैरिटी अगर चाहिए तो वो इस तरीके की यूजर फ्रेंडली अब साइट कर दी गई है कि उसपे सारे सवालों के जवाब जो है उसको मिलेंगे। और उसमें कई चीजें जो मैं ये कहता हूं कि अगर उसको एम्प्लॉयर से नहीं भी क्लियर हो पा रही है तो वो हम देखेंगे कि उस साइट के थ्रू जाके वो जो है उनको डिटेल के अंदर पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी, जिसके बाद जो है वो राइटफुली अपने राइट्स के लिए जो है एम्प्लॉयर से भी फाइट कर सकते हैं और उनके अगेंस्ट जो है एज अ ग्रीवेंस आगे लेके अथॉरिटीज के पास भी जा सकते हैं। जी सर, जैसा कि आपने बताया कि आप अपने राइट्स के लिए कर सकते हो, तो इसमें सर एक चीज़ बताइए कि अगर मान लीजिए मतलब जो चाहे ईपीएफओ हो, चाहे यूपीएस हो, चाहे एनपीएस हो, मतलब हैं तो सब सैलरी क्लास के लोगों से जुड़े हुए, इसलिए हमारा मुद्दा भी रहता है कि सैलरी क्लास के से जुड़े लोगों को का मुद्दा टाइम टू टाइम उठाया जाए। तो अब जो ये पेंशन स्कीम है, इस पेंशन स्कीम से कितना फ़ायदा मिलेगा, किसको मिलेगा? देखिए, पहली बात यह है कि जो पेंशन स्कीम है इसके अंदर सभी तरीके के तबके के लोग जो है वो कवर्ड है। ऑफ कोर्स उसमें जो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज हैं, जैसे हम कहते हैं कि जो एक सिंपल अप्रेंटिस टाइप है या कुछ है, उन लोगों को इनके बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। लेकिन जिस किसी ने भी एक परमानेंट एक एम्प्लॉय का एक अपना दर्जा अगर जाहिर किया है और उसको एक स्टेटस मिला है एक कंपनी के अंदर, तो उनको जो है एक राइटफुली जो है पेंशन जो है वो एक, और देखिए पेंशन भी जो है उसका एक कैलकुलेशन का उसके अंदर जो तरीका है वो बहुत क्लियरली डिफाइंड है कि एक एम्प्लॉय को ये क्लियर रहता है कि मेरे को पेंशन जो है वो कितनी मिलेगी, और अगर वो नहीं मिलती है या कुछ है तो उसमें जो है उसके पूरे राइट्स अवेलेबल है कि कैसे वो उसको फाइट कर सकता है और उसका अपना जो उसका राइटफुली अमाउंट बनता है वो उसके साथ जो है आगे फर्दर अथॉरिटीज एज वेल एज कोर्ट के बाद जा सकते हैं। जी सर, एक सवाल मेरा, चूंकि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आपके पास टैक्स के बहुत मामले आते होंगे, तो सर टैक्सेशन से जुड़े बहुत सारी पेचीदगियाँ होती है, जिससे कि बहुत टाइम से मांग उठाई जा रही है कि 80C की जो डिडक्शन लिमिट है वो केवल 1.5 लाख की है।
सैलरी क्लास की बात कर रहा हूँ, तो इस लिमिट को क्या आपको लगता नहीं बढ़ाना चाहिए? क्योंकि एनपीएस भी इसी में है, पीएफ भी इसी में है, एटीसी के अंदर जो भी आते हैं, आपका एलआईसी भी इसी में है। तो ऐसे में जो एक सैलरी क्लास है उसको लगता है कि यार ये तो कोई डिडक्शन हो ही नहीं पाता है, क्योंकि मेरे पीएफ का पैसा जो कटता है उससे और एचआरए से ही ये लिमिट पूरी हो जाती है। इसलिए सरकार ने बजट में कहा भी था, लेकिन इस पर अभी तक मांग नहीं उठी है। तो मैं सवाल आपसे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, तो क्या आपके पास भी ऐसे डिमांड्स आते हैं कि इसको बढ़ाना चाहिए? क्योंकि एक बहुत बड़ा मुद्दा है ये। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और देखिए, हम ये देख रहे हैं कि अभी भी जो 1 फरवरी को जो बजट अनाउंस किया गया, उसमें हम ये देख रहे हैं कि जितने भी बेनिफिट्स दिए गए हैं वो सारे के सारे न्यू टैक्सेशन रिजीम जो है उसके अंदर दिए गए हैं। ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर जो है कोई फर्दर बेनिफिट्स जो है वो नहीं दिए गए हैं। तो मेरा ये मानना है कि ये बात बिल्कुल सही है कि बहुत टाइम से, मैं कहूंगा कि इट्स ऑलमोस्ट डिकेड नाउ, कि जब हम ये देख रहे हैं कि एटीसी की लिमिट्स जो है वो 1.5 लाख पे ही इंटैक्ट करी गई हैं। और जबकि एक तरफ हम खुद ये देखते हैं कि गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि किस तरीके से सेविंग्स को जो है एनकरेज किया जाए। तो ऐसे में मेरा ये मानना है कि जिस किसी ने भी ओल्ड टैक्स रिजीम अगर फॉलो करी हुई है तो उनको जो है एक टाइम के साथ जो है इन चीजों का बेनिफिट मिलना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो 1.5 लाख की लिमिट है वो आज के टाइम के हिसाब से अगर हम देखें तो वो रियलिस्टिक नहीं है, और उसको कम से कम जो है 2.5 लाख या 3 लाख तक ले जाना बहुत जरूरी था। जो हम एक्सपेक्ट भी करते थे कि इस बजट के अंदर न्यू टैक्स रिजीम के साथ साथ ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर भी कुछ बेनिफिट्स जो है वो दिए जाएं जो नहीं दिए गए। तो आई एम श्योर गवर्नमेंट इसको जो है केयरफुली वॉच कर रही है कि इन चीजों में जो है आगे उनको टाइम के साथ जो है रियलिस्टिक होके बेनिफिट्स जो है वो देने पड़ेंगे। जी सर, आपने जैसा कहा, मैंने मतलब ये मुद्दा काफ़ी उठाया जा चुका है, लेकिन सरकार तो आप देखिए जब 12 लाख की अब एग्जम्पशन लिमिट हो गई है तो अब तो सरकार चाह रही है कि एक बड़ा चंक है वो आराम से ट्रांसफ़र हो जाएगा न्यू टैक्स रिजीम में। क्योंकि पहले ये 7 लाख था, अब बढ़ के 12 लाख हो गया, तो 12 लाख में बहुत सारे तो ऑलमोस्ट कवर हो जाएंगे, मतलब एक बड़ा हिस्सा कवर हो जाएगा। तो आपको लगता नहीं है कि अब इसमें कुछ होगा, एटीसी का कुछ हो सकता है? क्योंकि धीरे धीरे तो लोग न्यू रिजीम की ओर शिफ्ट कर रहे हैं और कुछ ऐसे प्रावधान बना दिए जाएंगे कि आप ना चाहते हुए ऑटोमेटिक चले जाएंगे उसमें। क्योंकि अभी भी जब आप आईटीआर भरते हो तो आपको ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम का कंपेयर टैक्स आ जाता है, तो उसमें आप देख भी सकते हैं कि आपको कितना टैक्स किस रिजीम में लग रहा है। तो कई बार मैंने ऐसा खुद देखा है, तो कई बार देखे लोग नए रिजीम में इसलिए शिफ्ट हो जाते हैं क्योंकि उसमें उनका 5-10 हज़ार रुपया बचता है। तो सर, इस पर आपको लगता है कि अब लोग न्यू टैक्स रिजीम की ओर शिफ्ट हो रहे हैं या होंगे? ये बात बिल्कुल सही है कि गवर्नमेंट का बहुत मेजर फोकस ये था कि किस तरीके से न्यू टैक्सेशन रिजीम जो है उसको प्रमोट किया जाए। और ये बात सही है कि आज की डेट में हम ये देख रहे हैं कि अगर आप ओवरऑल इंडिया के अंदर नंबर ऑफ टैक्स फाइलर्स देखें तो उसमें मेजॉरिटी लोग जो है वो न्यू टैक्सेशन रिजीम को ही ऑप्ट कर रहे हैं। लेकिन मेरे को यहाँ पे एक जो मैं एरिया ऑफ कंसर्न जो है जो शेयर जरूर करना चाहूंगा वो ये है कि जिसमें आज हम देख रहे हैं कि इवन हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड राइट अप टू फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो कंसर्न है कि लोगों की जो सेविंग्स थी वो, क्योंकि ऑल टुगेदर मेजरली जो है स्टॉक मार्केट की तरफ और कैपिटल मार्केट्स की तरफ शिफ्ट हो रही हैं। और वहां पर हम देख रहे हैं कि जहां पे ये सिचुएशन हो जाती है कि मार्केट बहुत अनप्रेडिक्टेबल नेचर की अगर बन जाती है तो उसमें जो एक छोटे तबके के इन्वेस्टर्स हैं और जिनकी एक हार्ड अर्न सेविंग्स जो है अगर वो देखते हैं कि इसमें ये उस तरीके से स्पेकुलेशन में नहीं इनकम जनरेट कर पा रही, तो हम ये देख रहे हैं क्योंकि लोगों का पैसा इस वजह से जो फंसना शुरू हुआ है। तो इन चीजों से मेरा ये मानना है कि गवर्नमेंट जो है, चाहे इसको हम ये कहें कि क्या वो वापस एक अपने ट्रेडिशनल थॉट प्रोसेस के ऊपर जा रहे हैं, तो मेरा ये मानना है, और गवर्नमेंट भी जो है इस चीज को बहुत सीरियसली देख रही है कि ऐसा ना हो कि कैपिटल मार्केट्स की वजह से कहीं लोगों की जो अपनी कैपिटल है और हार्ड अर्न मनी है वो जो है उसका इरोजन शुरू हो जाए। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि हम ये देखेंगे कि नेक्स्ट बजट में गवर्नमेंट के ऊपर एक सीरियस प्रेशर रहेगा कि कैसे वो लोगों की सेविंग्स को एनकरेज करें। और उसके लिए अगर इस तरीके के प्रावधान रहेंगे कि एटीसी, एटीडी और ऐसे कई जो हमारे सेक्शंस हैं जिसमें जो है लिमिट्स को बढ़ाना बहुत जरूरी था, उसको जो है वो कवर अप करेंगे और उससे देखेंगे कि लोग जो है अपना एक स्टेबिलिटी के साथ जो है इनकम को जो है जो अपनी सेविंग्स है उनको प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं। जी सर, जैसा कि आपने बताया कि सेविंग्स को इंक्रीज करना ज़रूरी है और इसीलिए लोग, आप देखिए जैसा शेयर मार्केट का जो कंडीशन था अभी, मतलब पिछले 5-6 महीने का जो कंडीशन रहा, इसके अलावा एसआईपीज ले लो, म्यूचुअल फंड ले लो, सबकी वही हालत थी। तो ऐसे में जो ईपीएफओ, एक इसीलिए कहा भी जाता है पीएफ है तो सेफ है, जो कि ट्रेडिशनल है और गवर्नमेंट इसमें अच्छा खासा ब्याज भी देती है। अगर आप कैलकुलेट करें, मान लीजिए आप लगातार 50 साल नौकरी कर लेते हैं तो आप एक बहुत अच्छा खासा फंड अपने पीएफ से ईपीएफओ के जरिए जनरेट कर सकते हैं। तो ऐसे में ये
मतलब मानना है कि परंपरागत निवेश तो है क्योंकि आपकी सैलरी से डिडक्ट होता है, तो ये आपको लगता नहीं कि इस ऐसे समय में जो अभी कंडीशन है मार्केट की या जो सिनेरियो चल रहा है इकोनॉमी का, तो इसमें पीएफ एक बहुत सेफ प्लेस है, इसमें कोई रिस्क नहीं है बहुत ज़्यादा। एब्सोल्युटली। और आप ये देखिए, मेरा तो ये मानना है कि जो इवन हमारी जो यंग जनरेशन, जैसे हम अपना डेमोग्राफिक डिविडेंड भी बोलते हैं, जो अल्टीमेटली अदरवाइज जो है रिस्क लेने में बिलीव करती थी, वो लोग खुद जो है एक अपने आप ही रीथिंक करेंगे कि भाई क्या हम जो इस तरीके से एक स्ट्रेटेजाइज कर रहे थे कि हम अपने मनी को फास्टर ग्रो कर पाए, तो अगर वो उसमें रिटर्न्स जो है अनसेफ और एज वेल एज अनप्रिडिक्टेबल नेचर की रहेंगी, तो ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि हमारे को अपने पोर्टफोलियो को एक वेल डाइवर्सिफाइड फॉर्म में रखना बहुत जरूरी होगा, और उसमें जिसमें स्टेबल रिटर्न्स आपको मिल पा रही हैं उसके अंदर कुछ पोर्शन जरूर पार्क्ड हो। तो आई एम श्योर कि हम ये देखेंगे कि आने वाले टाइम में एक बैलेंस जो है वो एस्टेब्लिश होगा, और उसमें हम ये देखेंगे कि ओवरऑल जो है सेविंग्स जो है वो भी एनकरेज होंगी और कैपिटल मार्केट्स जो है वो भी मूव करेंगे। जी सर, जहाँ तक मान लीजिए कि जो भी जितने भी फॉर्मेट्स हैं, चाहे वो पीएफ हो, चाहे ईपीएफओ हो, चाहे आपका एनपीएस हो, चाहे यूपीएस सिस्टम हो, चाहे पेंशन का कोई अदर सिस्टम हो, सबका मतलब मूल मंत्र ये है कि आपकी सेविंग बढ़े, आपका पैसा बचे। मतलब तो लेकिन सरकार इसके लिए कई सारे काम भी कर रही है। ये यूपीएस जो यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम लाया गया है, इसका भी मतलब ओवरऑल मोटिव यही है कि आपके खाते में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जा सके, मतलब जो सैलरी क्लास है उनको ज़्यादा पैसा मिल सके। तो सरकार समय समय पर ऐसा कर तो रही है, लेकिन हमारा जो काम है मीडिया के जरिए हम लोगों को भी आगाह कराते हैं और लोगों को भी सचेत करते हैं कि आपके पास बहुत सारे राइट्स हैं जो आपको खुद पता नहीं है। तो हम ऐसे ही कई शोज करते हैं टैक्स एक्सपर्ट के जरिए, समझाते हैं लोगों को ताकि उनको क्लियरिटी होगा। TV9 पर सर आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हम आगे भी और सवाल उठाते रहेंगे ताकि पब्लिक को क्लियरिटी आती रहे। जी सर, धन्यवाद। माय प्लेजर, थैंक यू। तो ये थे टैक्स एक्सपर्ट जो बता रहे थे कि चाहे ईपीएफ हो, चाहे पीएफ हो, चाहे एनपीएस हो या सेविंग का कोई भी माध्यम हो, लेकिन आपको खुद सचेत रहना पड़ेगा, क्योंकि इसमें सिंपल सी बात है कि जो ईपीएफओ की वेबसाइट है उस पर आज की डेट में आपको सब कुछ मौजूद है। अब यूपीएस सिस्टम सरकार ले आई है, इसको भी आपको देखना हो तो आप में FAQ, जैसा कि इन्होंने बताया, आप FAQ में जाइए और देखिए, और आप केवल पीएफ और ईपीएफओ ही नहीं, बाकी भी जो अपनी जेब से जुड़ी आपके सवाल है उसके लिए देखते रहिए TV9। धन्यवाद।